नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे पैक ग्रुप के एक अगले कलाकार सैयद हैदर रजा को। किसको देखेंगे? जिनका शॉर्ट नेम है SH रजा, है कि नहीं है? तो SH रजा के ऊपर तो पहला तो SH रजा का फुल नेम क्या है ये करके आ जाता है। तो सैयद हैदर रजा इनका पूरा नाम है। फिर अगला जो क्वेश्चन बनता है इनका पूरा नाम का अगर हम कह दें तो इनका पूरा नाम सैयद हैदर रजा, ये उनका पूरा नाम है कि नहीं है? और पैक ग्रुप के जो संस्थापक थे FN सूजा, उनका पूरा नाम क्या था? तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा। और दूसरे जो कलाकार हैं SH रजा, उनका पूरा नाम क्या है? सैयद हैदर रजा। ठीक ना? इनका जन्म कब हुआ था? अगर इनकी जन्म की बात, ये भी प्रश्न आता है। जन्म अगर राज्य पूछ लिया जाए तो MP यानी मध्य प्रदेश, है ना? और क्या कहते हैं, जिला पूछ लिया जाए तो मांडला जिला, है ना? अगर पूछ दिया जाए किस कस्बे में हुआ था तो बबेरिया, है कि नहीं? तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो सैयद हैदर रजा से ये पूछे जाते हैं कि पूरा नाम क्या है, कहाँ पर उनका जन्म हुआ और कब हुआ था। सैयद हैदर रजा का जन्म कब हुआ था? 1922 में इनका जन्म हुआ था। इनका मृत्यु का डेट याद रखे रहिएगा। इनका मृत्यु का डेट है 2016। कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में। 2016 दिल्ली में हुआ था। ये इम्पॉर्टेंट है ना? क्योंकि ये मुख्य कलाकार हैं तो इनके बारे में जन्म और मृत्यु दोनों याद रखना है। और फ्रांसिस न्यूटन का जन्म 1924 में हुआ था। FN सूजा का जन्म कब हुआ था? FN सूजा का जन्म हुआ था 1924 में। इनका जन्म हुआ है मध्य प्रदेश के मांडला। इनका जन्म हुआ था कहाँ पे? गोवा के सालीगांव में हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी फ्रांसिस न्यूटन सूजा की? तो 2002 में मुंबई में। तो गोवा और मुंबई, है ना? तो इनको नज़दीक ही है गोवा और मुंबई, है कि नहीं है? ये याद रहेगा, इसलिए हम सब रिलेट करते हैं। देखिए, जब हम लोग पढ़ा जाएगा तो एकदम दिमाग में ये मत रखिएगा कि हम लोग बस एक पकड़ लिए सैयद हैदर रजा, बस उसी को। तो ठीक है, आज तो पढ़ लोगे, कल फिर भूलेगा, परसों फिर भूलेगा। इसलिए एक पढ़ते जाइए, दूसरा अगर पीछे छूटता जा रहा है तो आगे से उसको जोड़ते जाइए। मतलब यही वो एक तरीका है एग्जाम में फाइट होने का, क्योंकि यहाँ एक एक नंबर की लड़ाई होगी। यहाँ ये भी नहीं चलने वाला है, अच्छा चलो छोड़ देते हैं। तो इसीलिए मैंने वो पद्धति की, अगर इनका भी देखें आप कि सैयद हैदर रजा का जन्म 1922 में, तो इनसे 2 साल बड़े हैं। फ्रांसिस न्यूटन सूजा का अगर एक याद किए हैं तो इनसे 2 साल बड़े हैं। 1922 में इनका जन्म हुआ। वहाँ पे उनका मध्य प्रदेश में, इनका गोवा में जन्म हुआ, है ना? बाद में इन लोगों ने मिलकर क्या किया? 1947 में पैक ग्रुप की स्थापना कर दी, जिसके संस्थापक फ्रांसिस न्यूटन सूजा थे। तो SH रजा की ये बात चल रही है। अब हम ये देख लेते हैं कि सैयद हैदर रजा, तो इनकी तो इम्पॉर्टेंट किस रूप में है? तो जन्म, मृत्यु, शिक्षा। फ्रांसिस न्यूटन ने भी शिक्षा कहाँ से लिया था? JJ स्कूल ऑफ आर्ट से। और हमने एक प्रश्न देखिए आया था, क्या आया था? प्रश्न देख लेते हैं TGT 2016 में। देखिए, यहाँ हम लोग प्रश्न को भी देखा जाएगा और डिटेल में, एक्सप्लेन में और विथ कॉन्सेप्ट पढ़ा जाएगा, जिससे कभी भूलेगा नहीं। देखिए, प्रश्न आया था TGT 2016 में, उस सक्रियतावादी। अब हम थोड़ा सा, यहाँ सैयद हैदर रजा का टॉपिक है, अब हम फ्रांसिस न्यूटन सूजा का देख लेते हैं, क्योंकि उसको भी छोड़ेंगे नहीं। उस सक्रियतावादी कलाकार का नाम बताइए। देखिए, पैक ग्रुप के सबसे सक्रिय कलाकार कौन थे? सक्रिय कलाकार FN सूजा थे। और पैक ग्रुप के ये क्या है? ये क्या है पैक ग्रुप के? SH रजा पैक ग्रुप के चित्र संग्रह करता है और रंगवादी कलाकार भी है। और FN सूजा क्या है? आकृतियों के कलाकार हैं। तो अब ये प्रश्न आया था कि उस सक्रियतावादी कलाकार का नाम बताइए जो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था। FN सूजा क्या थे? FN सूजा कम्युनिस्ट पार्टी के ये क्या थे? कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य। और फिर इसने लिख दिया कि JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से, JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से ये निकाल दिए गए। ये क्या किए? निकाल दिए गए। तो यानी कि शिक्षा इनकी कहाँ पर हुई थी? FN सूजा की। FN सूजा की शिक्षा हुई थी JJ स्कूल ऑफ आर्ट में हुई थी, है कि नहीं है? JJ स्कूल ऑफ आर्ट,
ठीक ना। और सैयद हैदर रजा की भी शिक्षा कहाँ पर हुई है? जे स्कूल ऑफ आर्ट। तो 2 क्लियर हो गए, क्योंकि शिक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं कि इन्होंने कहाँ से शिक्षा ली, जन्म, मृत्यु, शिक्षा, ये तो 3 एकदम कंठस्थ होना चाहिए। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिया, क्योंकि ये इनका तो प्रश्न ही बनकर आया था कि पैक ग्रुप का वो कौन सा सक्रियता, ये ऐसे पूछ लिया था, सीधा पूछा था कि उस सक्रियतावादी कलाकार का नाम बताइए जो जे स्कूल ऑफ आर्ट से क्या हुआ, निष्कासित हुआ। हमने बताया था कि ये चूंकि बातूनी कलाकार थे, विद्रोही कलाकार थे और बहुत ही एक्टिव कलाकार थे, जीनियस कलाकार थे। तो ये इन्होंने 1942 के आंदोलन में भाग लिया और जो है आंदोलन के दौरान जो जे स्कूल ऑफ आर्ट के स्कूल पर जो झंडा लगा था, अंग्रेजी झंडा यूनियन जैक, उसको उतार फेंका, उसके जगह पे गांधी जी का झंडा लगा दिया। उस वक्त जो गांधी जी ने जो डिजाइन करवाया था, तो इस आधार पर इनको निकाल दिया गया। और उस समय जो जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल चार्ल्स जेरार्ड थे। कौन थे? चार्ल्स जेरार्ड, है ना। बाद में हम लोग पढ़ा जाएगा बम्बई स्कूल, जो चार्ल्स जेरार्ड वहाँ के प्रिंसिपल थे। तो पक्का हुआ कि एक तो प्रश्न भी तैयार हुआ, ये भी जाने कि फ्रांसिस न्यूटन सूजा क्या है, जे स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़े हुए थे, ये भी जाने कि इन्हें जे स्कूल ऑफ आर्ट से निकाला भी गया, और ये भी जाने कि सैयद हैदर रजा भी क्या है, जे स्कूल ऑफ आर्ट से ये भी शिक्षा लिए। तो शिक्षा का मामला और मृत्यु का मामला दोनों क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? इस तरह से हम लोगों को पढ़ना होगा। तो थोड़ा सा मतलब अभी एकदम उस तरह से नहीं कि हम केवल सैयद हैदर रजा का लेकर चलें तो उसी पर सेपरेट चर्चा होती है, तो मज़ा नहीं आता है पढ़ने में। जब तक रिलेट ना करिए, जब तक प्रश्न ना लीजिए, तब तक समझ नहीं विकसित होगी। तो इसलिए हम कह रहे हैं। बाकी जो पुराने पढ़े लिखे होंगे भाई वो तो मर्मज्ञ हो गए, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं, जो नए मित्र हैं, उनके लिए थोड़ा एक समझ विकसित हो जाएगी। तो ये हो जाएगा। अब हमने कहा कि पैक ग्रुप के आकृतियों के कलाकार कौन थे? तो FN सूजा थे। पैक ग्रुप का कौन सा कलाकार रंगवादी कलाकार थे? तो सैयद हैदर रजा कैसे हैं? रंगवादी कलाकार हैं। अब इनको रंगवादी कलाकार कहने का मतलब क्या हुआ? तो जाहिर सी बात है, यहाँ से आप पकड़ लीजिए। रंगवादी कलाकार का मतलब है कि इनके चित्रों में, इन्होंने अपने चित्रों में कैसे रंगों का प्रयोग किया है? चटख रंगों का प्रयोग किया है, चटख रंगों का प्रयोग किया है, और रंगों का बहुत इस्तेमाल करते थे, है ना। क्योंकि ये मानते थे कि रंगों के द्वारा अपने हम मनोभावों को भी व्यक्त करते हैं। ये बिल्कुल बात सत्य है कि ना, रंगों के द्वारा हम मनोभावों को व्यक्त कर सकते हैं। तो ये चटक रंगों का प्रयोग करते थे, और कहते हैं कि सैयद हैदर रजा रंगों से खेलते थे। तो इन सब आधार पे रंगवादी कलाकार कहा गया, क्योंकि चित्र बनाएंगे तो चित्र में क्या है? रेखा है, रूप है, रंग है, तान है, पोत है, अंतराल है, जो कला के तत्व, कला के अंग जो भी पढ़ते हैं, तो उसमें एक वर्णिका भंग है, तो रंग भी तो है ना। और कलाकार की सबसे कठिन साधना वर्णिका भंग ही मानी जाती है। तो वो इस चीज में माहिर थे, इसलिए इनको रंगवादी कलाकार भी कहा जाता है। अच्छा याद करिए, अगर रंगवादी आया है तो बंगाल शैली के कलाकार हैं, बंगाल शैली से अलग है, उसी समय नूतनवादी में है। अगर हम आपसे बात करें, निकोलस रोरिक की बात कर दें, है कि नहीं है? निकोलस रोरिक की, तो निकोलस रोरिक को क्या कहा जाता है? ये तो पैक ग्रुप के रंगवादी कलाकार हैं। अगर निकोलस रोरिक का बात किया जाए तो इन्हें रंगों का जादूगर कहा जाता है, रंगों का जादूगर कहा जाता है। अब यहीं पर ये भी याद कर लेंगे। अगर हम चुगताई जी को बात करें, निकोलस रोरिक का वैसे जन्म कब हुआ था? 1874 में। कहाँ पर हुआ था? रूस में, रूस के पीट्सबर्ग में इनका जन्म हुआ था। अगर हम चुगताई की बात करें, जिनका जन्म 1897 में पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। सब ऐसे याद करते चलिए, खूब याद हो जाएगा। कहाँ से पढ़ेंगे भी, जो उससे संबंधित पॉइंट होंगे वो भी याद करते चले जाएंगे। ये सब प्रश्न में आते हैं। इन्हें रंगों का सम्राट कहा जाता है। अब्दुल रहमान चुगताई को क्या कहा जाता है? रंगों का सम्राट कहा जाता है ना। और जिनकी एक फेमस किताब है गुलूमी राधिका, बहुत आता पूछा था चुगताई का, गुलूमी राधिका। एक अगर हम यही पढ़ लें, जो वेस्टर्न में रंगों का इंजीनियर, ये भी प्रश्न खूब इम्पॉर्टेंट है। रंगों का इंजीनियर किसे कहा गया? हेनरी मातिस को कहा गया। इन्हें रंगों का इंजीनियर कहा जाता है, हेनरी मातिस, जो फाववाद के जनक है। ये भी पूछा जाता है फाववाद के। तो इस तरह से रंगवादी कलाकार से ये हमने जोड़ लिया, है ना। तो सैयद हैदर रजा एक रंगवादी कलाकार हैं। 1922 में कहाँ पर? मध्य प्रदेश के मांडला के बवेरिया जिले में, बवेरिया नामक कस्बे में इनका जन्म हुआ था। और अब सैयद हैदर रजा, जिनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? 2016 में।
इनकी दिल्ली में हुई थी। और 2016 में केजी सुब्रमण्यम की भी मृत्यु हुई थी, लेकिन बड़ौदरा में हुई थी। तो 2016 में 2 लोगों की, और ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एक रजा की मृत्यु हुई है, कहाँ पर मृत्यु हुई है? दिल्ली में मृत्यु हुई है। और एक केजी सुब्रमण्यम, जिन्हें मनीदा के नाम से जाना जाता है, केजी सुब्रमण्यम, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? बड़ौदरा में। हालांकि इनका जन्म गुजरात में, इनका जन्म केरल में हुआ था, ठीक ना, और मृत्यु कहाँ हुई है? बड़ौदरा में, है ना। तो ये पॉइंट ये हो जाएगा। अब चलते हैं सैयद हैदर रजा का। तो क्योंकि समेटना तो है ही है, जब तक हम लोग ऐसे नहीं पढ़ेंगे तब तक क्या है, दिक्कत होगी। सैयद हैदर रजा का, सैयद हैदर रजा का एक और प्रश्न पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आप देख लीजिए। यहाँ से बहुत सी चीज़ निकलेंगी, यहाँ से अगर हम लोग जान गए तो बहुत सी चीज़ निकलेंगी। देखिए हम प्रश्न लिख रहे हैं, क्या था कि ज्यामितीय आकारों से किसने, ये प्रश्न पूछा गया है। ये पूछा गया है आपका एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में, और आने वाले किसी भी एग्जाम में, कला में बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यामितीय आकारों, याद रखिएगा, एक शब्द जुड़ रहा है ज्यामितीय आकारों यानी ज्योमेट्रिकल शेप से। किसने? दार्शनिक आध्यात्मिक विचार अपनी कला में व्यक्त किया। देखिए ये आपका प्रश्न आया था एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में आया था, क्या कहते हैं, 2017 में आया था। तो कह रहे हैं कि ज्यामितीय आकारों से किसने दार्शनिक आध्यात्मिक विचार अपनी कला में व्यक्त किया। तो एक चीज़ जानिए, जिस तरह सैयद हैदर रजा को रंगवादी कलाकार कहा जाता है, तो याद रखिए उसी तरह एक पॉइंट और भी याद कर लीजिए कि सैयद हैदर रजा को आध्यात्मिक चित्रकार भी कहा जाता है। सैयद हैदर रजा को आध्यात्मिक चित्रकार कहा जाता है। उसी तरह जिस तरह हम वेस्टर्न आर्ट में यूरोप में हाई रेनेसां पीरियड के एक कलाकार रैफेल को भी आध्यात्मिक कलाकार के रूप में जाना जाता है, ऐसे सैयद हैदर रजा को भी किस रूप में जाना जाता है? आध्यात्मिक चित्रकार। तो जाहिर सी बात है। और ये कह रहे हैं कि ज्यामितीय आकार, अच्छा बताइए ज्यामितीय आकार है ना, तो ज्यामितीय आकार क्या हो गया, जरा हम लिखते हैं, जरा देखिए हम बनाते हैं। ये क्या है? ये स्फीयर है, गोला है, वृत्त है, मतलब पूरी ठीक ढंग से नहीं बना तो उसमें टाइम लगे, इससे नहीं, मतलब ये क्या है? त्रिभुज है ना, त्रिभुज है, ऐसे वर्ग है। तो इन्होंने अपने चित्रों में बिंदु, इसी को बिंदु नाम देते हैं, गोला जो बना देते हैं, बिंदु है, त्रिभुज है, और जो वर्ग है, ये अपने चित्रों में प्रयोग करते हैं। और इसीलिए लिख दिया गया ज्यामितीय आकारों से किसने दार्शनिक आध्यात्मिक विचार अपनी कला में व्यक्त किया। ऐसे बना दिए, चित्र बना दिए। अब मान लो ऐसे कोई चित्र, फिर उसके ऊपर ऐसे गोला बना दिए। उनका चित्र देखिएगा ऐसे बना हुआ है, कहीं कहीं पर ऐसे शेप बना के फिर ऐसे शेप बनाएंगे, है ना, फिर ऐसे करके बना है, फिर उसमें रंग का प्रयोग करेंगे। तो कहीं ना कहीं ज्योमेट्री का रूप लिया है ना, ज्यामितीय आकार। लेकिन इसके पीछे वो क्या केवल ऐसे बनाना चाहते हैं? उसके पीछे इनका एक आध्यात्मिक विचार है। अब आध्यात्मिक विचार क्या है जरा सोचिए। अब चित्रों के नाम के शीर्षक से हम देख लेते हैं तो पकड़ में आ जाएगा। अगर हम देखते हैं, इनका एक चित्र है पंचतत्व, क्या है? पंचतत्व। इनका एक चित्र है कुंडलनी, क्या है? कुंडलनी। इनका एक चित्र है बिंदु करके भी आता है, बिंदु श्रृंखला। एक चित्र इनका बिंदुनाद करके आता है, बिंदुनाद, कुछ भी आ जाए, बिंदु या बिंदुनाद, है ना। पंचतत्व, कुंडलनी, नाग,
एक चित्र है नाग। अच्छा, इन चित्रों के जो नाम दिए गए, शीर्षक दिए, इनसे क्या निकलता है? पंचतत्व से क्या भाव आपको पंचतत्व क्या हो सकते हैं? छित, जल, पावक, गगन, समीरा, यानी जल, थल, आकाश, नभ, ये सब क्या है? पंचतत्व है, जिससे इस सृष्टि का क्या हुआ, इस शरीर का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक है ना। ये अपने चित्रों के माध्यम से क्या प्रयोग कर रहे हैं? आध्यात्मिक विचार ही तो ला रहे हैं, तो चित्र बना दिए अध्यात्म। कुंडलनी आप क्या हुआ, जरा बताइए कुंडलनी क्या है? अगर मैं कहूँ कुंडलनी, तो आप योग विज्ञान में शरीर की रीढ़ की हड्डी पर, है ना, कुंडलनी एक होती है शक्ति, जो आप कभी देखोगे हैदर रजा के चित्र में, तो ऐसे चित्रों का एक शेप बनाते हैं ऐसे करके, तो बीच में बिंदु भी होते। तो कुंडलनी का मतलब एक सोई हुई शक्ति, जो एक चित्र और आप लिख देंगे, कुंडलनी और नाग। ये नाग, ये 2001 के बाद इन्होंने एक चित्र बनाना, 2000 के बाद इनके दिमाग चेतना में आध्यात्मिक विचार का निर्माण हुआ। तो कुंडलनी क्या है? सोई हुई शरीर के अंदर एक सुसुप्त शक्ति है, जो क्या है? सोई हुई है। और कुंडलनी जैसे सांप कुंडली मार के बैठा हुआ होता है, ऐसे ये सोई हुई शक्तियां क्या कुंडली मार के बैठी होती हैं, जैसे सांप, नाग, है ना। तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं इनके इन सब चित्रों से, जो भी चित्र है ना, जैसे मैंने एक बड़ा इनका फेमस चित्र मैं आपको बताऊं, अंकुरण भी रजा का है। पूछा गया कि ये कैनवास पर एक्रेलिक माध्यम में है, तो अंकुरण भी है ना। अंकुरण मतलब क्या है? कोई बीज है तो वो अंकुरित होकर फिर वो अपने, जैसे पेड़ है तो पहले बीज बोया जाएगा, तो बीज से क्या होगा? अंकुरण निकलेगा। तो अंकुरण एक शक्ति है, और ये मानते थे सैयद हैदर रजा कि ये अंकुरण प्रकृति की एक शक्ति है, जो सोई हुई छुपी हुई बैठी है हमेशा के लिए। तो इन सब के पीछे इनका एक दार्शनिक विचार है, एक आध्यात्मिक विचार है इन चित्रों में। क्योंकि ये अपने चित्रों में क्या प्रयोग करते हैं? सैयद हैदर रजा अपने चित्रों में क्या क्या प्रयोग करते हैं? रेखा का प्रयोग करते हैं, वृत्त का प्रयोग करते हैं, त्रिभुज का प्रयोग करते हैं, ठीक ना, वर्ग का प्रयोग करते हैं, षटभुज का प्रयोग करते हैं, है ना, षटभुज यानी 6 भुजाओं का। ये सब के पीछे क्या उद्देश्य है? एक दार्शनिक विचार है इसके पीछे, और उन चित्रों को बनाते हैं जिसमें ये सब त्रिभुज वृत्त का प्रयोग करते हैं, और उनका नाम क्या रखते हैं? वो नाम भी दार्शनिक और आध्यात्मिक विचार पर है। पंचतत्व, कुंडलनी, जिसे योग विज्ञान में, अध्यात्म विज्ञान में, इसमें बिंदु क्या है? यही तो है ना बिंदु, ये बिंद है, ये इसी को बिंद कहते हैं। अब बिंदु को रजा क्या मानते हैं? अक्षय ऊर्जा का स्रोत। ये कहते हैं कि मेरे चित्र में हर जगह आप क्या पाओगे? बिंदु पाओगे। क्यों पाओगे? क्योंकि ये जो बिंदु है ना, ये अक्षय ऊर्जा, यानी ये कभी ना समाप्त होने वाली ऊर्जा। क्योंकि ये मानते हैं कि इसी से संसार की उत्पत्ति हुई है। कोई एक बिंदु था और वो क्या हुआ, उसकी जो उसमें छिपी हुई जो अंकुरण शक्ति थी वो क्या हो गई? फैलती चली गई और एक विराट संसार का निर्माण हो गया। तो ये बिंदु क्या है? अक्षय ऊर्जा, जो कभी ना खत्म होने वाली, और इससे एक संसार का निर्माण होगा, फिर उसी में सिमट जाएगी। और ये जो बिंदु है, इनका किस रंग में है? ये अपने बिंदु को काले रंग में प्रयोग करते हैं। किस रूप में? काले रंग में प्रयोग करते हैं। और हर जगह ये हर चित्र में इनका बिंदु देखोगे तो कहीं ना कहीं बिंदु क्या है? अब बिंदु नाद माने आवाज, नाद, अनहद नाद, जो योग विज्ञान में जब कभी आप सुनते हैं ना, आंख बंद करते और करते हैं ना, ओम ऐसे करके ना करते हैं, वो एक नाद है। तो इनका मानना है कि इस बिंदु से एक नाद निकलता है, जिससे सृष्टि का निर्माण होता है। इन सब के पीछे देखिए आध्यात्मिक विचार है। इसीलिए मैंने इस प्रश्न को कहा कि इनके चित्रों में आप देखोगे ज्यामितीय आकार है। क्यों है? क्योंकि उससे कहीं ना कहीं एक दार्शनिक और आध्यात्मिक विचार क्या है? निकल के आ रहे हैं, और उन्होंने उसको जो विचार है उसको कला में क्या कर दिया? अभिव्यक्त कर दिया। उसी को प्रश्न पूछ लिया इस रूप में। तो जब तक समझे नहीं रहेंगे तो, और चित्र के नाम भी हमें याद हो गए, पंचतत्व, कुंडलनी, बिंद हो गया, बिंदनाद हो गया। पूछा भी जाता है रजा के चित्रों में बिंद का क्या मतलब हुआ? बिंद किसका अर्थ इंगित करता है? तो अक्षय ऊर्जा का स्रोत है ये।
रजा के लिए, क्योंकि ये मानते थे, क्योंकि इसके पीछे कई कारण है, तो लेकिन ये कारण ये भी माना जाता है कि ये बचपन में बहुत ही इनका मन अस्थिर होता है, तो इनके टीचर कहते हैं कि आप बिंदु का ध्यान करिए, और बिंदु का ध्यान करते हैं तो यहाँ माना जाता है योग विज्ञान में कि यहाँ क्या कहते हैं, आज्ञा चक्र है, जिससे आज्ञा चक्र क्या हो जाता है, खुल जाता है, और कुंडलिनी शक्ति क्या हो जाती है, आगे बढ़ने लगती है, जाग जाती है। तो इन सब के पीछे आध्यात्मिक विचारधारा है। नाग जो कुंडलिनी की तरह मार के बैठी हुई है, नाग की तरह, और वो शक्ति जाग जाती है और अंकुरण के रूप में निकल पड़ती है और एक सृजन हो जाता है, एक किसी भी चीज़ का सृजन, ब्रह्मांड का सृजन हो जाता है। तो ये सब उनके इसी चित्र से संबंधित हैं। तो क्या कहते हैं, यही प्रश्न था कि ज्यामितीय आकारों से किसने दार्शनिक आध्यात्मिक विचार अपनी कला में व्यक्त किया, ये समझ में। अच्छा, एक प्रश्न और लेते हैं, आप समझते जाइए, बहुत इससे कई प्रश्न निकल के आएंगे। अगर आप ये समझ गए तो इन आर्टिस्ट को आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप याद ना करिए, आपको खुद ही लर्न हो जाएगा। एक और प्रश्न आया था, जरा बताइए, मैं लिख रहा हूँ, इन्हीं रजा का है, इससे और समझिए। देखिए वो और क्या कहना चाह रहे हैं। ये प्रश्न आया था आरपीएससी 2020 में, आरपीएससी, मैं हर प्रमुख, प्रश्न लिख रहा हूँ, जो प्रश्न आया है उसको बाद में समझ लेंगे। मैं हर प्रमुख चीज को सबसे प्रमुख रंग, मैं हर प्रमुख चीज को सबसे प्रमुख रंग से बनाना चाहता हूँ, सबसे प्रमुख रंग से बनाना चाहता हूँ जो काला है। देखिए आ गया, जो काला है, जो क्या है, काला है। कितने प्रश्न इससे तैयार हो जाएंगे आपको। जो काला है, यही काला रंग सूरज है, यही काला रंग। अब सोचिए, ये सूरज को भी क्या कह रहे हैं, काला रंग। यही काला रंग क्या है, यही काला रंग इनके लिए क्या है, सूरज है। मेरे चित्रों का बिंदु भी है, मेरे चित्रों का बिंदु है, मेरे चित्रों का बिंदु है। सब देखिए, शब्द आ गया ना, बिंदु आ गया। अब ये तो इसे याद करना चाहो तो याद कर लो, लेकिन अगर समझे रहोगे तो क्या जाता है। हमने कहा कि सैयद हैदर रजा क्या मान रहे हैं कि इनके चित्रों में जो काला बिंदु है वो क्या है, जो बिंदु है वो क्या है, अद्वितीय या अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। यानी यही से, क्योंकि जब ये ध्यान करते थे तो बिंदु का ध्यान करते थे तो इनको एक नई एनर्जी जाग जाती थी, है ना। तो इससे इनको लगा कि इनके जीवन में ये काला रंग एकदम बैठ गया, है ना। तो इसीलिए कहा कि ये मेरे जो मूल रंग है, इनके लिए मूल रंग काला है। इनका सबसे प्रिय रंग अगर पूछ ले कि रजा का प्रिय रंग क्या है, काला है। और ये सृष्टि का विस्तार किस रंग से मानते हैं, काले रंग से मानते हैं। इसीलिए ये कहते हैं कि मैं जितनी भी चीज़ें हैं उनको मैं किससे रंगना चाहता हूँ, काले रंग से रंगना चाहता हूँ। याद करिए, मंजीत बाबा भी यही तो कहते हैं कि मंजीत बाबा का प्रिय रंग कौन सा है, लाल रंग हो जाता है, प्रमुख रंग लाल है। वो कहते हैं अगर मेरा बस हो तो मैं पूरे आसमान को ही लाल रंग से रंग दूँ, है ना। ऐसे देखिए, कंबल कृष्ण का प्रिय रंग क्या था, श्वेत रंग था। कंबल कृष्ण जो कोलाज प्लेट प्रिंट के आविष्कार करता थे, है ना। तो ये क्या कह रहे हैं, मैं हर प्रमुख चीज को सबसे प्रमुख रंग किससे बनाना चाहता हूं जो काला है। याद रखिएगा, ये आरपीएससी का प्रश्न है ना। एक एक प्रश्न के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट ऐसे पढ़ के याद कर लेंगे तो वो समझ के बाहर हो जाएगा। इससे कई चीज आएंगे, जो काला है। अब ये याद रखिए, जब ये पेरिस में थे, जब सैयद हैदर रजा 1950 में पेरिस में तो चले जाते हैं, 1950 में ये जब पेरिस में चले जाते हैं तो पेरिस में ये दो चित्र बनाते हैं, यही याद कर लो। एक हार्ट डे केस या हार्ट डे केगनस करके आता है, हार्ट डे केगनस। अभी इसी चित्र से जुड़ा हुआ, इसी प्रश्न से तो हम कहें। और एक चित्र बनाते हैं ब्लैक सन। अब लोग एक प्रश्न आ सकता है कि काला सूर्य या सूर्य करके आ जाए, या काला सूर्य तो किसका है, इन्हीं सैयद हैदर रजा का है। तो यहाँ क्या आया,
काला ब्लैक सन। वही तो कह रहे हैं कि मैं हर प्रमुख चीज को सबसे प्रमुख रंग से बनाना चाहता हूं जो काला है। यही काला रंग क्या है? सूरज है। ब्लैक सन इसीलिए यूरोप में बनाए थे। यूरोप में जब फ्रांस गए थे, पेरिस में जब रह रहे थे तो वहां पर 2 चित्र बनाए थे। तो ये याद रखिएगा कि ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि रजा पेरिस में आवास के दौरान कौन से चित्र बनाए थे? तो हार्ट डे केगनस और ब्लैक सन, ये 2 चित्र याद रखे रहिएगा। और ये क्या है? यही काला रंग क्या है? सूरज है। और मेरे चित्रों का क्या है? बिंद है। अब यहाँ काला रंग सूरज का मतलब क्या है? अभी आप विज्ञान में पढ़ते हो तो समस्त दुनिया की ऊर्जा का स्रोत क्या है? कभी विज्ञान के बच्चों को पढ़ाया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत क्या है दुनिया का? तो बताया जाता है सूर्य, है ना। तो सूर्य ऊर्जा का, इसलिए सूर्य क्या है इनके लिए? यही काला जो बिंद बनाते हैं काला रंग, वही उनके लिए सूरज है। और इसीलिए ये काला रंग भी क्या है इनके लिए? अक्षय ऊर्जा का क्या है? स्रोत है। इसी से इनको ऊर्जा मिलती है। और ये मानते हैं कि सृष्टि रचना के पीछे यही काला रंग था। इन सब के पीछे इनको हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है? आध्यात्मिक चित्रकार हैं। तो ये आध्यात्मिक चित्रकार कहे जाते हैं। ये सारे प्रश्नों के माध्यम से अगर हम उनको समझते चलें। अब कुछ चित्र को अगर हम और क्या चीज देख सकते हैं, जब एक बार दंगा हुआ था, याद करिए, अब 1947 में भारत आज़ाद हुआ। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। जब भारत आज़ाद हुआ तो पैक ग्रुप का एक गठन हुआ, कलाकारों का एक ग्रुप गठन हुआ जो 1900 में गोवा में जन्मे फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने इस पैक ग्रुप की स्थापना की। और तत्कालिक कारण जो बना था कृष्ण हौलाजी आरा का, जिसमें हमने 2 चित्र बताया था। पहली प्राथमिकता राधा कृष्ण का देंगे, दूसरी प्राथमिकता अगर वो ना हो तो स्वतंत्रता दिवस की उल्लासमयी झांकी है। तो 1947 में क्या हुआ था? पैक ग्रुप का स्थापना किया गया था। और इसी पैक ग्रुप की स्थापना कौन किया था? फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने किया था। तो हमने बताया कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो जाहिर सी बात है कि इनके सारे जो भाई बंधु थे ये सब चले गए थे कहाँ? पाकिस्तान चले गए थे। और पाकिस्तान चले गए थे। और पाकिस्तान चले जाने के बाद यही अपना बचे थे। तो ये भारत में ही उसी समय भारत आज़ाद होता है और पैक ग्रुप बनता है। और पैक ग्रुप में कुल कितने कलाकार थे? संख्या में 6 कलाकार थे। ये भी याद रखे रहिएगा। तो इस तरह से 1947 में पैक ग्रुप का ये निर्माण करते हैं फ्रांसिस न्यूटन सूजा के और सैयद हैदर रजा और कृष्ण हौलाजी आरा के जो है चित्रों के रिजेक्ट होने के बाद। तो 3 प्रमुख ये थी। तो अच्छा, थोड़ा सा इनके एक प्रश्न को और देख लेते हैं। अभी याद आ गया, 2 प्रश्न पहले सॉल्व कर लें तो आगे चर्चा करते हैं। देखिए एक प्रश्न और भी आया था इनके, देखिए जो प्रश्न आ चुके हैं। देखिए TGT 16 में आया था, ये प्रश्न आया था कि किस चित्रकार ने, पूरा लिखेंगे तो टाइम लगेगा। देखिए प्रश्न को, हमारी आवाज को सुनिएगा, क्या कह रहे हैं? किस चित्रकार ने आधक बिंदु, अब देखिए यहाँ शब्द आया आधक बिंदु, है ना, आधक बिंदु, है ना। और वैसे NS बिंद्रे को बिंदुवादी कलाकार कहा जाता है। याद रखिए, अगर बिंदु चित्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अगर प्रश्न देखिए बिंदु कला, यानी ऐसे बिंदु करके, ऐसे बिंदु करके, ऐसे ऐसे करके, डाट करके, ऐसे करके चित्र बनाना होता था, ऐसे करके। ये इस तरह की पद्धति जो शुरुआत की थी। जब यूरोप में वाद पढ़ोगे तो नौ प्रभाववाद आएगा। तो नौ प्रभाववाद के जनक कौन थे? जॉर्ज सोरा थे, या कभी कभी स्यूरत लिख के आता है, जॉर्ज सोरा या स्यूरत। इन्होंने ही नौ प्रभाववाद की शुरुआत की थी। और इसीलिए इस प्रभाववाद का जनक अगर भारत में माना जाता है तो NS बिंद्रे, भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर ये पूछा जाए कि बिंदु चित्रण पद्धति के जनक, यानी पद्धति इसकी शुरुआत कौन की थी, तो नौ प्रभाववाद के जनक कौन थे? जॉर्ज सोरा। अगर पूछा जाए भारत में इसके कौन जनक हैं, तो NS बिंद्रे है भारत में इसके जनक। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि पैक ग्रुप का कौन सा कलाकार, मेंशन कर दे कि पैक ग्रुप का कौन सा कलाकार बिंदुवादी कलाकार है, तो हम तुरंत किसके पास जाएंगे? SH रजा। यहाँ तो NS बिंद्रे का बिंदु से चित्र बनाने की एक पद्धा है। जैसे मान लो ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे 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 करके, ऐसे करके, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके बिंदु के पद्धति से ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके, ऐसे, है ना, ये होगा। और जो रजा बनाएंगे बिंदु, वो उनका बिंदु ये है, किसी चित्र में ऐसे बिंदु बना देंगे। तो दोनों में अंतर है, ये बिंदुवादी। तो
पैक ग्रुप के संबंध में एसएच रजा और पूरे भारत के संदर्भ में या प्रश्न पूछ ले बिंदुवादी कलाकार, केवल मेंशन ना करे पैक, तो क्या हम कह देंगे एनएस बिंद्रे कह देंगे। तो ये चीज याद रखे रहिएगा। तो ये पूछा गया है कि किस चित्रकार ने आधक बिंदु को लेकर चित्रण किया। अगर ये केवल बिंदु आया है ना, आधक बिंदु को लेकर चित्रण किया, तो वो कौन से टीजीटी 2016 में पूछा जा चुका है। तो एसएच रजा कौन सा ऐसा चित्रकार है जो केवल बिंदु चित्रण को लेकर किया, तो वो कौन है, सैयद हैदर। या ऐसे करके दे दे आधक बिंदु, तो भी सैयद हैदर रजा। या ऐसे कह के कर दे कि बिंदु चित्र श्रृंखला, बिंदु चित्र श्रृंखला, बिंदु चित्र श्रृंखला किसने लेकर बनाया है, तो कौन है, सैयद हैदर रजा, जो बिंदु चित्र श्रृंखला को लेकर इन्होंने बनाया है। एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। तो एकदम पूरा ये अंतर डिटेल किए रहिएगा। अब जरा एक और प्रश्न क्या आया है कि प्रश्न आया था बिंदु चित्र श्रृंखला किसकी है, ये भी प्रश्न आ चुका है। तो ये आपका कर ही चुके हैं कि बिंदु चित्र श्रृंखला की बात की जाए तो सैयद हैदर रजा की। और एक प्रश्न आया था ज्यामितीय चित्र, देखिए फिर लिख रहा है ज्यामितीय चित्र, यानी ज्योमेट्रिकल, रंग, वृत्त, त्रिभुज, वर्ग, आयत, इन सब मॉडल में चित्र। तो ज्यामितीय चित्र, ज्यामितीय चित्र प्रकृत, ज्यामितीय चित्र प्रकृत, ज्यामितीय चित्र प्रकृति के रचनाकार। अब यहाँ क्या आया, ज्यामितीय चित्र, एक शब्द आया प्रकृति। अब प्रकृति को आप समझ सकते हो, ज्यामितीय चित्र प्रकृति के रचनाकार हैं, तो तुरंत हम क्या कहेंगे, एसएच रजा। याद रखिए कि प्रश्न है कि सैयद हैदर रजा कैसे चित्रकार थे। पहले एक प्रश्न आया है, टीजीटी में आया है कि सैयद हैदर रजा कैसे, शुरुआत में ये दृश्य चित्रकार थे, दृश्य, लैंडस्केप, दृश्य चित्रकार है ना, दृश्य चित्रकार थे। और याद करिए हम लोगों ने पढ़ा गया था कि जब कलकत्ता ग्रुप पढ़ रहे थे तो भारत में दृश्य चित्रकार के जनक किसे माना गया था। तो याद रखिए 1913 में जन्मे गोपाल घोष कौन थे, भारत में दृश्य चित्रण के जनक थे। तो ये सैयद हैदर रजा शुरुआत में क्या थे, दृश्य चित्रकार। बाद में इनकी चित्रण पद्धति में बदलाव हुआ और ये किसमें, अमूर्तन की ओर चले गए। तो बाद में ये क्या बन गए, अमूर्त चित्रकार। और साथ ही साथ ज्यामितीय भी करते हैं और अमूर्त भी हैं, तो दोनों अगर मिला दिए तो ज्यामितीय अमूर्त चित्रकार भी कह सकते हैं। एग्जाम में अगर आए सैयद हैदर रजा हैं तो हम प्राथमिकता अमूर्त चित्रकार की देंगे, अगर अमूर्त नहीं है तो दृश्य चित्रकार की देंगे, है ना। अगर दोनों कह दे ज्यामितीय और अमूर्त तो सही है, ये भी सही है ना। अगर तीनों दे ज्यामितीय, दृश्य चित्रकार, अमूर्त चित्रकार और लिख दे उपरोक्त सभी, तो ये तीनों हैं, ज्यामितीय भी हैं, दृश्य भी हैं, अमूर्त भी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हम प्राथमिकता किसको देंगे, अमूर्त चित्रकार का देंगे ना। तो इस तरह से ये भी प्रश्न इनका आया हुआ है। फिर आया था तृष्णा, याद रखिए इनकी एक चित्र तृष्णा भी है, तृष्णा, ये तृष्णा पूछा गया था। इसमें क्या पूछा गया कि तृष्णा चित्र किसके द्वारा नीलाम किया गया है। पूछा गया था कि तृष्णा चित्र, तृष्णा तो पहली ये चित्र किसकी है, सैयद हैदर रजा, और इसकी नीलामी कौन किया था, क्रिस्टी ने। तो हमारा उत्तर क्या बन जाएगा, क्रिस्टी ने इसकी नीलामी की थी। और अगर प्रश्न देख लेते हैं इनका, है ना, तो ये वही है कि सैयद हैदर रजा हैं क्या। अब थोड़ा सा और इनके बाद तो क्या है, एक तरफ से ये रंगवादी कलाकार हैं, आध्यात्मिक चित्रकार हैं। इनके चित्रों में हम वर्ग, वृत्त, त्रिभुज, आयत, वर्ग सब देख सकते हैं। इनकी चित्रण तकनीकी क्या है, कैसे है, ये अमूर्त चित्रकारी करते हैं, चित्रों में चटक रंग का प्रयोग करते हैं। इनके चित्र कैसे हैं, दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारधारा से संबंधित है। इसलिए ये धीरे धीरे इनका चित्रण जो प्रवृत्ति थी वो प्रकृति को समर्पित हो गई। याद रखे रहिएगा, प्रकृति को समर्पित हो गई। इनकी जो कला तकनीक थी वो किसको समर्पित हो गई, प्रकृति को समर्पित हो गई, है ना। ये धीरे धीरे प्रकृति में तल्लीन होने लगे। और जाहिर सी बात है इनके ये बचपन ही इनका मध्य प्रदेश में बीता, घने जंगलों में, उधर घने जंगलों का जो है भौगोलिक स्थिति थी, और इनके पिता खुद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सर्विस करते थे। तो ये सब सारा कारण उनकी
मेंटल एनवायरनमेंट बनाने में काफ़ी योगदान किया। तो ये प्रकृति को समर्पित हो गए, इसलिए इनका प्रकृति एक चित्र बनता है। एक चित्र इन्होंने संसार बनाया था। क्या बनाया था? अगर संसार है, संसार भी एक किस्म से क्या है? प्रकृति। अब जोड़ते जाइए, याद नहीं करना। संसार यानी प्रकृति है, संसार है। अगर संसार है, प्रकृति है, तो क्या होगी? तृष्णा होगी, चाह होगी, तो तृष्णा है। अगर तृष्णा किसी के अंदर है तो उसके जीवन में क्या होगा? तनाव होगा। ये याद करने की स्थिति बता रहा हूँ, तनाव। ये भी नहीं कहा, ये सब कैनवास पर एक्रेलिक रंग है। और याद रखिए कि जिस तरह सैयद हैदर रजा शुरुआत में क्या करते थे? दृश्य चित्रण करते थे, बाद में ये अमूर्त चित्रकारी करने लगे, प्रकृति के प्रति समर्पित हो गए। उसी तरह याद रखिए, शुरुआत में चित्रण जल रंग से किया। किससे? जल रंग से। फिर बाद में इन्होंने तैल रंग में किया, है ना, तैल रंग में किया। लेकिन आखिरी में उनका जो सबसे अच्छा माध्यम, सबसे प्रिय माध्यम जो बना, एक्रेलिक बना। कौन सा बना? एक्रेलिक रंगों में इन्होंने सबसे ज़्यादा, ये सब एक्रेलिक है, कैनवास पर एक्रेलिक, कैनवास पर एक्रेलिक, कैनवास पर एक्रेलिक, ये सब इनका एक्रेलिक है। तो इस तरह से इनका हम देख चुके हैं। इनके बारे में और जो मेन है, ये जो प्रश्न हम देखा गया वो मेन है। और ये इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे चित्रकार हैं? अमूर्त चित्रकार हैं, शुरुआत में दृश्य चित्रकार थे। हमने प्रश्नों को देख लिया कि कौन कौन से। और याद रखिएगा, एक और इनका याद रखिए, याद करने के पर्पज से बता रहा हूँ, जिससे याद हो जाएगा। एक चित्र इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे ख्याल से इस बार किसी ना किसी एग्जाम में, आर्ट के टीजीटी पीजीटी में वो पूछेगा जरूर, है ना। इनका एक चित्र क्या है, जब याद जानते हैं कि सैयद हैदर रजा 1950 में कहाँ चले गए थे? पेरिस में चले गए थे। अब पेरिस मतलब फ्रांस की राजधानी है पेरिस। अब पेरिस चले गए थे, तो पेरिस में जब ये थे तो छात्रवृत्ति वहाँ पढ़ रहे थे, छात्रवृत्ति मिली थी इनको, तब गए थे फिर पेरिस। ये फ्रांस की एक छात्रा थी, फ्रांस देश की, यानी पेरिस में ही इनके साथ एक इनकी छात्रा थी। वहाँ पर छात्रा के रूप में इनकी एक शिष्या थी, जॉनिन मौंजिला। तो एक तो ये जाने रखिएगा, प्रश्न बन सकता है कि सैयद हैदर रजा की पत्नी का नाम क्या है? जॉनिन मौंजिला। क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि ये जानी मानी मूर्तकार थी, मामूली नहीं, फ्रांस में वहाँ जानी मानी मूर्तकार थी, ये जानी मानी मूर्तकार थी। और वास्तव में जब पैक ग्रुप बना था 1947 में, तो इनकी माता का देहांत हो गया, 1948 में इनके पिता का देहांत हो गया, और दंगा हुआ, और इन सब कारणों से इनके जो घर वाले थे चले गए पाकिस्तान, तो कोई बचा नहीं। तो ये जब जाते हैं पेरिस, तो वहाँ पर जॉनिन मौंजिला से शादी कर देते हैं। तो इनकी माँ रजा से प्रस्ताव करती हैं कि, रजा से कहती हैं कि तुम भी यहीं रह जाओ, जैसे लोग यहाँ की भाषा में घर जमाई कहते हैं, क्योंकि हो सकता है अपनी बेटी को ज़्यादा मानती रही हूँ। तो इन्होंने ये शर्त ये मान लेते हैं, और इसीलिए वो पेरिस में बस जाते हैं। और लगभग ये करीब मान के चलिए 60 साल तक पेरिस में रहते हैं। 60 साल के बाद ये लगभग मतलब आते रहते हैं। तो 1950 से 60 साल का जो दौरान होगा, 2010 में ये फिर परमानेंट दिल्ली आ जाते हैं। तो इस दौरान इनका एक चित्र बनाया था, क्योंकि इन्हें भी ऐसा नहीं था कि ये बहुत ही आध्यात्मिक थे, तो अपने देश को याद करते थे। तो इनका एक चित्र था इसी दौरान, मैं लौट कर आऊँगा, मैं लौट कर आऊँगा, है ना, मैं लौट कर आऊँगा। ये चित्र का शीर्षक है इनका। क्यों ये किसको कह रहे हैं? भारत माँ को कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पेरिस में बस गए थे, तो इनकी यादें बसी थी। भारत का प्रभाव इनके ऊपर, भारत की सभ्यता, संस्कार, संस्कृति का ज़्यादा प्रभाव रहा है। और पैक ग्रुप के एक ऐसे कलाकार भी दिखते हैं कि बड़े शांत प्रवृत्ति के हैं, बहुत कम बोलते थे ये, बहुत ज़्यादा खुराफाती टाइप का नहीं, जैसे फ्रांसिस न्यूटन सूजा हुए और ये सब। हालांकि वो नहीं थे, बहुत ऊंचे लेवल की इन लोगों की मानसिकता होती थी, लेकिन जो स्त्रियों का चित्रण नग्न बहुत ज़्यादा किए हैं। एम.एफ. हुसैन साहब भी ऐसे कर दिए, और इस तरह से। तो ये जो है एक चित्र का शीर्षक है, मैं लौट कर आऊँगा। ये भारत माँ को याद करके कह रहे थे, जब
पेरिस में थे और पेरिस के दौरान इन्होंने ब्लैक सन और हॉट डे कैगनस 2 चित्र बनाया। और 2 चित्र और याद कर लीजिए कि जब भारत में विभाजन हुआ था 1947 में, दंगे हुए और दंगे हुए तो भारत विभाजन और मुंबई का दंगा, मुंबई में जो दंगे हुए इसको लेकर, क्योंकि कलाकार जो कुछ भी देखेगा, बाहर जो कुछ भी देखेगा मन में विचार चलेगा, फिर उस विचार को अगर कलाकार है, चित्रकार है, चित्र के माध्यम से, संगीतकार है तो संगीत के माध्यम से, मूर्तिकार है तो मूर्ति के माध्यम से वो क्या करेगा, व्यक्त करेगा। तो इस दंगे को उन्होंने 2 चित्रों के माध्यम से व्यक्त किया। वो चित्र क्या थे? बारामूला इन रुइंस। इसका क्या अर्थ होता है ये बाद में हम लोग देख लेंगे। बारामूला इन रुइंस और सिटी स्केप, ये 2 चित्र जो भारत विभाजन और मुंबई के दंगे के दौरान मुसलमानों को जो पीड़ा हुई, वो इन चित्रों के माध्यम से उन पीड़ा को क्या किया है, दर्शाया है। वो चित्र कौन से हैं? बारामूला इन रुइंस, सिटी स्केप, ये 2 पेंटिंग इनकी थी। और याद रखिए कि ये भारत के 2010 में सबसे महंगे कलाकार हो जाते हैं। कब? 2010 में ये भारत के सबसे महंगे कलाकार हो जाते हैं। इसलिए हो जाते हैं क्योंकि 2010 में क्रिस्टी की नीलामी होती है। इनकी ज़्यादातर चित्र क्रिस्टी की नीलामी होती है। अगर आ जाए, जैसे अभी देखा कि पूछा गया था एग्जाम में कि जो तृष्णा है रजा का चित्र, वो नीलामी किस संस्था द्वारा की गई थी? तो क्रिस्टी। यहाँ भी देखिए 2010 में क्रिस्टी, और उस चित्र का क्या नाम था? सौराष्ट्र। गुजरात का एक चित्र है सौराष्ट्र। ये सौराष्ट्र जो बिकी थी 16.42 करोड़ रुपए में। उस समय भारत में ये सबसे महंगी कलाकृति थी। इसलिए 2010 में भारत के सबसे महंगे कलाकार कौन हो जाते हैं? सैयद हैदर रजा। और वो सबसे महंगी कलाकृति कौन हो जाती है? सौराष्ट्र। अच्छा, इनकी और 2-3 कलाकृति और याद कर लीजिए, है ना। 2-3 कलाकृतियाँ और हम देख लेते हैं। 2010 में 2014 में इनकी एक और 2 कृति याद रखिए। एक है ला टेरे, है ना, 2.03 करोड़ रुपए में ये बिकी थी, है ना। और एक है चर्च एट म्यूलान, है ना। चर्च एट म्यूलान ये लगभग 18.61 करोड़ रुपए। अब आपके दिमाग में आएगा कि वो तो 16.42 करोड़ की थी सौराष्ट्र। ये सबसे नहीं, ये 2014 में। सबसे पहली 2010 में उनकी जो कृति सबसे महंगी बिकी थी वो सौराष्ट्र थी। तो 2014 में ये 2 चित्र हो गए। उसके बाद में आपने पढ़ा ही है इनका जो चित्र संसार था, तृष्णा थी, तनाव है, प्रकृति है, ये सब इन्हीं का चित्र है। कैनवास पर एक्रेलिक इनका माध्यम है। फिर उसके बाद इनका कश्मीर की एक गली भी इनका एक चित्र है, ठीक ना। सेरीग्राफ भी इनका एक है। भारत में सेरीग्राफ के जनक किसे माना जाता है? तो के.जी. सुब्रमण्यम को माना जाता है। तो सेरीग्राफ है। और सिल्क स्क्रीन पेंटिंग अलग है, सेरीग्राफ भी उस बाद में चर्चा करेंगे। तो ये सेरीग्राफ हो गया। आज है, झेलम है ना, झेलम है, सेरीग्राफ आज, झेलम, और पतझड़ है और चौपाटी है। तो कश्मीर, झेलम, आज, चौपाटी, कश्मीर की एक गली है, सेरीग्राफ आज, झेलम, संसार, तृष्णा, तनाव, प्रकृति, बिंद बीज मंत्र इन्हीं का भी है। सौराष्ट्र हो गया, लाटेरे हो गया, अम्मा मैं फिर लौट के आऊँगा। ये ढेर सारे चित्र सैयद हैदर रजा के हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो कुछ भी और छुटा है वो हमें नेक्स्ट टर्म में हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से उसको हम प्रस्तुत करेंगे। तो तब तक आप इस सैयद हैदर रजा का जो कुछ भी, अगर कोई सुझाव, कोई बातें, कुछ गलती, तो आप हमको बताइएगा। ना समझ में आया हो तो भी बताइएगा। आप फ्री माइंड हैं। अगर किसी तरह का कोई और सुझाव हो या कोई और चीज़ होगी तो आप मेरा नंबर ले सकते हैं, आप बता सकते हैं। हमें 7800
81 68 74, ये एक नंबर ये है, और एक नंबर है 95 55 25 11 46। मतलब अगर आपको कोई दिक्कत है, आप कोई हमें भी सुझाव देना चाहते हैं, तो आप किसी भी टाइम किसी भी वक्त आप फ़ोन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात होगी। आपसे भी हम कुछ सीख लेंगे तो अच्छी बात होगी, क्योंकि सीखने की परंपरा है। अब मैं यहाँ अपने को गुरु के रूप में बहुत कम, क्योंकि एक बहुत बड़ी मर्यादा का पद है गुरु, टीचर उस रूप में नहीं है, बस एज अ फ्रेंड हम लोग ये पढ़ रहे हैं, बस हम जानकारी को शेयर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टर्म में हम फिर मिलेंगे इसी पैक ग्रुप के कलाकार या प्रश्न क्वेश्चन आंसर के रूप में। तो तब तक के लिए जय हिंद।